सो गाइस एएमयू बीटेक के पीवाईक्यू के सीरीज में अभी अपन लोग नेक्स्ट ईयर के पीवाईक्यू पर आ गए। आज का भी चैप्टर वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू को ही सॉल्व कर रहे हैं 2020 में आए हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, 2020 में आए हुए क्वेश्चन को अपन लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। अच्छा, तुमने एक चीज़ गौर किया होगा कि 2022 में 3 क्वेश्चन आया था, 2021 में भी सेम 3 क्वेश्चन आया था, 2020 में इन्होंने थोड़ा कम दिया था। ठीक है, तो अगर मैं ऑन एवरेज बात करूँ ना कि मिनिमम देखो, मिनिमम जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एएमयू बीटेक में वो 2 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक आया हुआ है, तो इनके बीच में आता रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यहां से 4 से 5 सवाल ऑन एन एवरेज बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यूट्यूब पर भी फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें पूरा चाहिए होगा तो तुम्हें ये सारे वीडियो सॉल्यूशंस जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के अंदर मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी। आई थिंक अभी प्राइस बहुत कम है, 499 रुपये है। ठीक है, उसमें तुम्हें बाई कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतना ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें, बढ़िया। बाकी तुम्हारी इच्छा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो एएमयू में ये जो 2 सवाल आया था, एक तो बहुत इजी दे दिया था इन लोगों ने, मतलब किसी काम का सवाल नहीं था, मतलब कुलाम्स लॉ को उठा के दे दिया था। और जो दूसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दिया हुआ है इससे किसे, कैपेसिटर से। मैं रुको ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, वरना तुम कहोगे सर कैसे मुझे पता चलेगा आपने कैसे कराया, सही कराया या गलत कराया। चलो ऑप्शंस भी लिख देते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2:1, बी ऑप्शन कह रहा है 5:1, सी क्वेश्चन कह रहा है 4:5, डी क्वेश्चन कह रहा है 5:4। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शंस ले लेते हैं अपन लोग। चलो इसको जब करेंगे तो इसका ऑप्शन लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है एक्चुअली। देखो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर अपन लोग क्यों खरीदते हैं, क्यों यूज करते हैं? अरे पंखे में कंडेंसर यूज करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना। अब एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, शुरू में जो था, शुरू में सर्किट क्लोज था। तो जब सर्किट क्लोज था तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V और V था। तो मैं पहले कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया देंगे अपन लोग। पहला मान लेते हैं कैपेसिटर है, हालांकि ये मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहा हूं। तो इस कैपेसिटर के अगर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो C इज इक्वल टू होता है, C इज इक्वल टू होता है, ठीक है, Q/V। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर इस कैपेसिटर पर चार्ज Q है और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस पे कितना, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? C इज इक्वल टू Q/V होगी। थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। अगर मैं बोलूं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो C है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? C है, और इसके अक्रॉस अगर V वोल्टेज लगाया जाए तो बताइए कितना चार्ज ले जाएगा? तो चार्ज कितना लेके जाएगा, ये कितना चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा? तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, इसके क्रॉस का पोटेंशियल। सिंपल, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये चार्ज तुम्हें याद रखना है। अच्छा, तो भैया आपने बोला था यार ये कैपेसिटर जो है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग अगर डिवाइस है तो अगर 2 केस में तुमसे एनर्जी पूछा जाएगा, 2 केस में, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड, तुम ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला याद रखना पहले तो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। केस नंबर फर्स्ट में पूछा जाएगा, पहला, अगर बैटरी, इफ बैटरी कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड है, जैसे मान लो अगर बैटरी कनेक्टेड है, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया, या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वो तुम्हें भी पता है, तो इस केस में कितना एनर्जी स्टोर कर रहा होगा? तो इसकी एनर्जी जो स्टोर हो रही होगी दैट इज हाफ CV²। ठीक है, और दूसरा केस आएगा कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि कैपेसिटर पर चार्ज कितना है। अगर हमें ये पता है कि कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, तो इसके
हमें ये नहीं पता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, हमें बस ये पता है कि सी कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर था, जैसे आर रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस होता है ना, उसी तरीके से सी कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सी कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर था जिसमें चार्ज क्यू था, तो बताओ इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, अब ये कहां से आया मैं तुम्हें बता देता हूं। v इज इक्वल टू क्या, अभी अभी तुमने क्या बोला था, q इज इक्वल टू तुमने बोला था ना c डेल्टा v, तो v के जगह पे पुट कर दो, v के जगह पे पुट कर दो q बाई c, यहां पुट करो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, मैं ऐसा क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि v तो पता नहीं है, q पता है, तो v को यहां से एलिमिनेट करो तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई c स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, e की वैल्यू आई q स्क्वायर अपॉन 2c, इसलिए मैंने इसे यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों केसों में जो जहां पे केस एलिजिबल होगा अपन लोग वहां अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये कैपेसिटर की बेसिक बात थी कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी होती है, अगर पोटेंशियल, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि मान लो जैसे एक बात तुम जानते होगे, जैसे कैपेसिटी जैसे रजिस्टर है वैसे कैपेसिटर है, रजिस्टर भी सर्किट का एलिमेंट है, कैपेसिटर भी सर्किट का एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग है ना। जैसे मान लो एक रजिस्टर है, मैं बोलूं कि इसमें इसके क्रॉस रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर की वैल्यू आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसके क्रॉस इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है दैट इज वी, तो कितना करंट फ्लो होगा, तो ओम्स लॉ से क्या बोलते हो, करंट इज क्या क्या बोलते हो, वी बाई आर, अरे करंट इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी बाई आर बोलते हो। उसी तरीके से एक सर्किट एलिमेंट है दैट इज कैपेसिटर, और कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटेंस सी है, और इसके क्रॉस अगर वोल्टेज डिफरेंस वी लगाया जाए तो कितना चार्ज इसमें होगा, तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, खत्म। तो इतना दिमाग लगाने वाली क्या बात है, सिंपल बात है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में एक आइडिया और देता हूं, जो कि क्वेश्चन में यूज होगा, है ना, जो कि क्वेश्चन में यूज होगा उसके बारे में एक और आइडिया मैं तुम्हें दे देता हूं। जो लोग जान रहे होंगे, जिनको आइडिया होगा उनके लिए तो बहुत सिंपल है, पर जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला मामला क्या है, मामला ये है कि दो पैरेलल प्लेट होते हैं, ध्यान सुनना, दो पैरेलल प्लेट होते हैं, और इन दोनों प्लेट्स का एरिया मान लो a है, और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी d है। तो बोला जाता है जैसे एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसकी लेंथ L है, और इस वायर का जैसे एक वायर था, जो तुम वायर में करते हो, एक वायर है, इसका लेंथ L है, रजिस्टिविटी रो है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R बराबर तुमने पढ़ा होगा रो L बाई A। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट इसके साथ है, बोला जाएगा कि इसका एरिया A है, इसका इसके बीच का क्या है, इसके दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी D है, तो आप ये बताइए इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो मैं बताता हूँ कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस जो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, सिंपल। कैपेसिटर किसकी प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, ना तो वोल्टेज पे ना तो चार्ज पे, ये सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कितना एरिया का प्लेट है, कितने दूरी पर रखा गया है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा ना समझ लेना कि अच्छा सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, तो ए भी पे डिपेंड करेगा या क्यू पे डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, जिस तरीके से रेजिस्टेंस सिर्फ अपनी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, देखो कई बार क्या होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है, लेकिन इसके बीच क्या है, एयर है, लेकिन अगर इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जाए जिसको मैं स्मॉल के बोलूंगा, तो उस केस में कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाता है। जैसे मान लो तुमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिया, तो सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, मतलब अब जो सी है ना के गुना बढ़ गया है, के इंटू सी डैश जो है के इंटू सी हो गया है, दिख रहा है तुम्हें। तो जब भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, अब इन दोनों बातों को अपन लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, चलो, मुझे पता होगा जिनको आता होगा उनके लिए चैप्टर ये वीडियो बोरिंग वाली हो गई होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पहली बात अपन लोग इस पे करते हैं कि जब एक क्लोज होगा तो क्या होगा, दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, है ना। मान लो एक क्लोज है, तो जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल V है उतना इसके क्रॉस पोटेंशियल V है, तो इन दोनों पे नेट एनर्जी कितना है, U इनिशियल, इस पे कितना है हाफ सी वी स्क्वायर, और इस पे भी उतना ही है।
ये हो गया CV², ठीक है। अच्छा, जब तुमने इसको तोड़ दिया तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यही V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसके अक्रॉस कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। कितने लोग को बात समझ में आया? कितने लोग को बात समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। तो अब क्या हो गया, इसके अक्रॉस अगर अपन लोग लिखेंगे U फाइनल, तो इसके अक्रॉस तो अब क्या होगा, अब जब तुमने इसका कनेक्शन तोड़ा, सुनना ध्यान से, जब तुमने इसका कनेक्शन तोड़ा तो क्या हुआ होगा, जब तुमने इसका कनेक्शन तोड़ा होगा तो कनेक्शन तोड़ने के बाद से इसमें बोला गया है कि व्हेन सर्किट ओपन अ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस द कैपेसिटर, इन दोनों में के डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया जाता है जिसकी वैल्यू 2 है। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2C, और इस वाले कैपेसिटर की भी वैल्यू हो जाएगी 2C। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? हाँ जी सर, सही बोल रहा हूँ। तो इसके अक्रॉस अब निकालो, इसके अक्रॉस पहले एनर्जी लिख दो, तो दैट इज हाफ, C की जगह पे लिखूंगा 2C इंटू V² प्लस, अब इसके क्रॉस लिखो, तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल तो अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को चार्ज पता है। देखो ध्यान से कैसे मैं बता रहा हूं, जब ये V वोल्ट से पता था, जब तक ये V वोल्ट से जुड़ा होगा तब तक इस पे चार्ज कितना होगा, Q बराबर होगा C इंटू V। अब जैसे ही तुमने तोड़ दिया तो पोटेंशियल तो खत्म हो गया है, लेकिन ये चार्ज जितना अपने अंदर स्टोर कर लिया होगा वो तो इस पर होगा ना। तो अब इस पर अपने को चार्ज पता है, तो अपन लोग इस पे चार्ज के लिए लिखेंगे हाफ, इसके लिए चार्ज की वजह से एनर्जी जो होगा वो होगा Q² अपॉन 2C, C की जगह पे क्या है 2C। कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि हाँ भैया मुझे ये इनिशियल फाइनल वाला मामला समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक ठीक है ठीक है, ओके ओके। अपन लोग Q की जगह पे लिखते हैं, Q की जगह पे क्या लिखते हैं अपन लोग, Q की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि कितना इसने चार्ज कंज्यूम किया था। आर गेटिंग माय पॉइंट? आर गेटिंग और नॉट? यस सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। दो ने दो को मार दिया, इसने कितना चार्ज खाया था, CV चार्ज खाया था। तो अपन लोग ऐसे लिखते हैं U फाइनल इज इक्वल टू, दो ने दो को मार दिया, CV² प्लस C² V² अपान 4C। ये देखो इधर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा 4CV², ठीक है। C से C को उड़ा दो यार, क्यों रुके हुए हो। 4C² प्लस V², तो ये हो जाएगा 5CV²/4, ठीक है। U फाइनल इतना है, U इनिशियल इतना है, इन दोनों का रेशियो अपने से पूछा गया है, तो लिखूंगा U फाइनल अपॉन U इनिशियल इज इक्वल टू, इसमें से CV² से भाग दोगे तो आएगा 5/4, दैट इज 5/4, दैट इज माय आंसर। कौन सा आंसर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या ये बहुत इजी था? हाँ जी सर, बहुत इजी था, है ना। पूरे सिस्टम का पूछा था तो दोनों का जोड़ना पड़ेगा ना, इसमें भी दोनों का जोड़ना पड़ेगा। सर इजी था, अपने को टफ नहीं लगा, मतलब ठीक है। आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया उसके बाद तो ये बहुत पानी जैसे लग रहा है ना। ऑफ कोर्स यार, है ना, अपन लोग ऐसे ही रैंक थोड़ी ना देते हैं। इसीलिए कहता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा यार अकेले, कोई बात नहीं, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ लड़ो और हमारे साथ जीतो, ठीक है। आ जाओ, इस बात पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो चार्ज हैं, इनके बीच की दूरी d है, तो इन पे जो फोर्स लग रहा है F फोर्स लग रहा है। तो तुम बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों, अब ये पॉजिटिव चार्ज उड़ के तो आ नहीं गया होगा, पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है? एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एटम है, इस पे जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, इसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। अगर मैं इस एटम को थोड़ा घिस दूं या कुछ ऐसा करूं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए, तो चार्ज जो 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 एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इस एटम पर चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यही तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन को थोड़ी ना भगाते हैं कि तुम भागो ताकि इस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, या हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि दूसरे के न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल के यहाँ ला के रखते हैं, ऐसा जनरली करते नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि मान लो दोनों पे चार्ज सेम है और दोनों की फोर्स बीच फोर्स F लग रहा है, तो बताओ कितना इनमें से चार्ज चला गया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कितना कितना चार्ज मिस हुआ होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इससे सॉल्व करने से पहले मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे।
कि संदीप भैया हमें कैसे पता चलेगा कि आपने सही कराया कि गलत। चलो ये कहाँ गया ऑप्शन, कहाँ गया? चलो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। आदेश से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अपन लोग इसको इरेज करते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब गाइस कहानी सुनना, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज कैसे बना होगा? मान लो एक गोला रहा होगा, एक चार्ज पार्टिकल रहा होगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज उड़ के तो आया नहीं होगा। मान लेते हैं कि इस पे n इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी वजह से इस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर n इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है टोटल? ये क्यू की वैल्यू कितनी है? प्लस n इंटू ई। ई जो होता है क्या है? ई जो है 1.9 इंटू 1, अरे ई जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19 कूलम चार्ज है ना। ई का मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सोचो एक एटम है, इसमें मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये एक प्लस आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का कितना मैग्नीट्यूड था? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो अब इस पे कितना चार्ज आ गया? इस पे प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज आ गया। अगर n जाएगा तो n ई चार्ज आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो इस पे n ई चार्ज आया है, दूसरे वाले पर भी n ई चार्ज ही आया होगा, और क्या, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है ना, तो इस पर भी n ई चार्ज आया है। इन दोनों के बीच की दूरी d है, इन पे लगने वाला फोर्स F है। तो F बराबर कूलम ने क्या बोला था? K Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर है। F इक्वल टू हो जाएगा K, Q के जगह पे क्या लिखोगे? N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। यस और नो? यस सर, बिल्कुल लिखेंगे। अपने को N की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा F D स्क्वायर अपॉन K E स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर। तो N की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में, ध्यान से सुनना। K की वैल्यू लिख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। D को बाहर ले लो, D स्क्वायर बाहर लोगे रूट से तो D हो जाएगा, अपन E स्क्वायर बाहर लो। अच्छा, इसने D स्क्वायर स्क्वायर भी अंदर ही रखा है तो रख लो। ये क्या हो जाएगा? F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। कुछ ऐसा सा मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे एएमयू के सवाल जिनमें कोई दम नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे एएमयू के क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो हमसे संपर्क करिए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड वी विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।